आंखों पर सत्ता के पर्दे अहंकार आचरणों में। आंखों पर सत्ता के पर्दे अहंकार आचरणों में, कथनी करनी में अंतर और चर्चे नए प्रकरणों में। आंखों पर सत्ता के पर्दे अहंकार आचरणों में, कथनी करनी में अंतर और चर्चे नए प्रकरणों में। संबंधों में कड़वापन आडंबर हो व्यवहारों में, स्वार्थ परस्ती का चिंता ना जाए निजी विचारों में। खुली आंख सोते सोते आदत हो जाए सपनों की, खुली आंख सोते सोते आदत हो जाए सपनों की। दुश्मन मित्र तो दिखते, पहचान ना हो जब अपनों की। आडंबर के कोलाहल में खो जाए जब अपनापन, होते हैं परिणाम भयंकर, छिन जाते हैं सिंहासन। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। आप सोच रहे होंगे कि आज ये कविता क्यों? कविता मुझे इसलिए याद आई कि सत्ता, ताकत, पैसा, आचरण, कभी कभी पूरी सत्ता, पूरी ताकत आपको भ्रमित कर देती है। आपको ईश्वर होने का भ्रम पैदा हो जाता है। आपको लगता है ये सारा साम्राज्य केवल आपके लिए बनाया गया, ये सारी सृष्टि आपके लिए है, आप ही इसके रचयिता हैं। और मैं ये सब बातें क्यों कह रहा हूं? मैंने कल से 2 वीडियो देखे, आप सब ने देखे होंगे। पहला वीडियो था, एक बस ड्राइवर बस चलाते चलाते उसको हार्ट अटैक पड़ता है और लोगों के ऊपर वो बस चढ़ती चली जाती है, ड्राइवर की वहीं मौत हो जाती है। आप सोचिए, ईश्वर की रचना सोचिए, जीवन मृत्यु के तार सोचिए। जितनी सांसें हैं उसमें से ना एक कम हो सकती है और ना एक ज्यादा हो सकती है। उसकी मृत्यु बस चलाते समय होनी थी। तो मैं आपसे बात करूं सूरत की, छापों की, गुजरात चुनाव की। इससे पहले किस्सा बताता हूं। हम सब कहीं भ्रमित रहते हैं, किसी बाबा के चरणों में रहते हैं, किसी मंदिर मस्जिद में रहते हैं, कभी आपस में लड़ते रहते हैं और अपने आप को बेहतर समझाते रहते हैं। एक किस्सा बताता हूँ। एक संत थे, बड़े जाने माने संत थे। लोग कहते थे जो उनके चरणों में छू के कहेगा, जो मांगेगा वो मिल जाएगा। पूरे इलाके में उनकी ख्याति थी और वाकई में जो मांगते लोगों को मिल जा रहा था। एक व्यक्ति गया, उसने कहा, महाराज मेरी आयु कितनी है? यह था कि उस संत को हर चीज पता रहती है। संत ने कहा, बेटा तेरी आयु 55 वर्ष है। तो उसने कहा, महाराज एक चीज कर दीजिए, मैं जीवन भर आपके ऋणी रहूंगा, मेरी आयु 1 वर्ष बढ़ा दीजिए, 56 कर दीजिए। संत ने कहा, बेटा यह संभव नहीं है, ब्रह्मा के यहां से तुम्हारे जीवन में सिर्फ 55 साल लिख कर आए थे। उस व्यक्ति ने कहा, अच्छा महाराज एक और कृपा कर दीजिए, मैं इतना लंबा जीना नहीं चाहता, 54 साल कर दीजिए, 1 साल कम कर दीजिए। महाराज अचकचाया, बोले, बेटा मैंने तुम्हें बताया कि ब्रह्मा के यहाँ से तुम्हारी आयु सिर्फ 55 साल लिखी है, मैं इसको एक कम नहीं कर सकता और एक ज़्यादा नहीं कर सकता, ये सब चीज़ें तय हैं। तो उस व्यक्ति ने कहा, जब मेरे जीवन और मृत्यु की, मेरे आपके पास आने की जाने की सब चीज़ें तय हैं, तो फिर कष्ट किस बात का? किस चीज़ का अहंकार और किस चीज़ की ताकत, किस चीज़ की सत्ता? मैंने ये कहानी आपको इसलिए सुनाई क्योंकि मुझे लगता है कि कभी कभी सत्ता का अहंकार, चारों तरफ आपकी जयकारे आपको भ्रमित कर देते हैं। अब मैं आ जाता हूं बात पे। मैं इसके आगे कोई भूमिका नहीं करूंगा। मैं बिल्कुल भैया नहीं कहूंगा कि गुजरात के छापों के चुनाव के बाद सूरत में छापों की इस कहानी से कोई मतलब है, लेकिन मैं और जिक्र करूंगा, उसकी आलोचना करूंगा, क्योंकि आलोचना मुझे करनी चाहिए। और मैं ये मानता हूं कि पत्रकार का धर्म आलोचना करना है। गुजरात के पहले चरण का चुनाव खत्म हो चुका है। कच्छ, सौराष्ट्र और साउथ गुजरात के वोटर इन इलाके की कुल 89 सीटों पर वोटिंग कर चुके हैं। लेकिन वोटिंग के बाद जिस प्रकार का माहौल सत्ता के भीतर दिख रहा है, उससे यह तो माना जा सकता है कि ये लक्षण सत्ता में वापसी करने वाली पार्टी के नहीं है। क्योंकि पिछली बार जहां छापे डलवाए गए हैं, वोटिंग खत्म होने के 24 घंटे के बाद इनकम टैक्स ने सूरत के बिल्डरों के, सूरत के डायमंड व्यापारियों के जिस तरह इनकम टैक्स ने छापे डलवाए हैं,
उसने सवाल खड़े कर दिए हैं, और ये सवाल खड़े कर दिया है कि ये सत्ता की वापसी करने वाली पार्टी के इरादे नहीं है, क्योंकि पिछली बार इसी इलाके के सूरत शहर ने भारतीय जनता पार्टी की लाज बचा ली थी। तब सूरत शहर ने ही अपने शहर के नौजवान हार्दिक पटेल को हार्दिक बधाई देने की बजाय कमल खिलाना स्वीकार किया था, जिससे किसी प्रकार भाजपा की सत्ता में वापसी हो पाई थी। तब सूरत शहर ने 16 में से 15 सीटें बीजेपी को देकर उसे 99 की संख्या तक पहुंचाया था, वरना साहिब का झोला तो कब घोट गया होता। लेकिन अब शायद झोले वाले मतलब थैली शाहों के शहर के नाम से मशहूर सूरत शहर और यहाँ के कारोबारियों ने जीएसटी और नोटबंदी से अपना खुद का झोला उठने की बजाय साहब का झोला उठने से बचा लिया था। लेकिन इस बार शायद मामला गड़बड़ है, क्योंकि शहर के झोले वालों के पास देश दुनिया से उनके बनाए कपड़ों और हीरो की डिमांड गिर गई है। अरे भाई, जब देश के लोगों के पास पैसा ही नहीं है, उनकी आमदनी घट गई है, तो भला वो कपड़े और ज्वेलरी की दुकानों में जाएंगे कैसे? और जब आप दुकानों में नहीं जाएंगे तो देश भर के छोटे व्यापारी सूरत से माल किसके लिए उठाएंगे? आप खुद सोचिए कि नोटबंदी के बाद से आपने कितने रुपए के कपड़े और ज्वेलरी खरीदी है, उससे पहले कितने के खरीदे थे और बाद में कितने की खरीदी है। नौकरी पेशा आधे लोगों की तो नौकरियां छूट गई हैं, और बचे हुए लोगों में से आधे लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। जिनकी नौकरी गई है वो तो अपने गांव जाकर 5 किलो राशन की सरकारी रेवड़ी का वेट करते रहते हैं। ऐसे में उन बेचारों की हैसियत कपड़े और गहने खरीदने की बची नहीं है। इसके बाद वर्क फ्रॉम होम वाले तो लोअर और टी शर्ट पर साल के 365 दिन निकाल दे रहे हैं, तो उन्हें भला कपड़े गहने खरीदने की जरूरत क्या है? जो है वो उसे ही नहीं पहन पा रहे। ऐसे में स्वाभाविक है डिमांड तो गिरेगी, और जब डिमांड गिरेगी तो भला सूरत शहर कैसे जिंदा रहेगा? इस शहर की तो सांस ही पिछले 800 सालों से डिमांड पर टिकी है। लिहाजा इस बार सूरत के व्यापारियों ने जो तेवर दिखाए हैं वो बहुत खतरनाक है, और इसी का परिणाम है कि वोटिंग खत्म होने के अगले दिन से ही शहर के बड़े व्यापारियों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के छापों से दो चार होना पड़ रहा है, सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इन छापों के राजनीतिक अर्थशास्त्र को समझना बेहद जरूरी है। दरअसल सूरत पूरी तरह से कपड़ा उद्योग, हीरा उद्योग और देशव्यापी व्यापार पर केंद्रित शहर है। यदि मुंबई से रिजर्व बैंक, स्टॉक एक्सचेंज, स्टेट बैंक और बड़े बड़े बैंकों के कार्यालय और बॉलीवुड को निकाल दिया जाए तो सूरत के सामने मुंबई भी फीका लगने लगेगा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सूरत की अहमियत क्या है। इस शहर के न सिर्फ व्यापार को बल्कि शहर के सामाजिक परिवेश को भी व्यापार ही नियंत्रित करता है। मोटे तौर पर कहें तो व्यापार इसके खून में है। यदि गुजरात को आज आप सूरत के माइनस करके देखेंगे तो गुजरात की हैसियत यूपी, एमपी और बिहार से ज्यादा बेहतर नजर नहीं आएगी। और अब तो इसे देश के सबसे साफ सुथरे शहरों की रैंकिंग में भी टॉप के शहरों में माना जाता है। देश भर से आए स्टूडेंट्स की बड़ी भीड़ यहां पर है। लेकिन फिर भी इस शहर के बारे में धारणा यही है कि यदि किसी मूर्ख व्यक्ति को भी 6 महीने सूरत में छोड़ दिया जाए तो वो बिना डिग्री का एमबीए बनकर यहां से निकलेगा। मतलब उसके पास बिजनेस के इतने आइडिया होंगे जिससे वो अपने साथ कई लोगों का पेट पाल देगा। मगर जब इसी सूरत शहर को सरकार की आर्थिक नीतियों से अपना पेट पालने में दिक्कत होने लगे तो भला साहिब की सियासत का पेट पालने का बीड़ा सूरत क्यों उठाएगा? संभवतः सूरत ने इस बार शाही फकीरी का बीड़ा उठाने लायक खुद को समझा नहीं, और इसी वजह से यहां के व्यापारी अपना अस्तित्व बचाने, साथ ही सूरत का भी अस्तित्व बचाने के लिए बदलाव की कसमसाहट के साथ चलने में अपनी भलाई समझे हैं। मुझे ऐसा लगता है यही बात साहेब और उनके टास्क मास्टर को नागवार गुजरी है, और तभी इनकम टैक्स के लोग यहां बिन बुलाए मेहमान की तरह सूरत में धमक पड़े। आश्चर्य है कि ईडी अभी तक नहीं आई है। हो सकता है संजय राउत मामले में कोर्ट की कड़ी टिप्पणी ने ईडी की ताकत को निस्तेज कर दिया हो, कम कर दिया हो, और शायद इस वजह से सरकार का ईडी पर थोड़ा भरोसा भी डगमगा गया हो। लेकिन अभी तो उत्तर गुजरात और मध्य गुजरात बाकी है। 5 तारीख को झांकी है।
उस अहमदाबाद शहर में वोटिंग बाकी है जहां साहिब के साहूकार मित्र तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर के शब्दों में उनका आशियाना भी है। साहूकार मित्र याद है ना आपको, केसीआर ने कहा था साहब के साहूकार मित्र, अडानी के लिए कहा था। लेकिन अहमदाबाद से बाहर निकलते ही पूरे मध्य गुजरात में बागियों की समस्या ने बुरी तरह साहिब को हिला रखा है, भाजपा को हिला रखा है। यहां तक कि अहमदाबाद के बगल में स्थित राजधानी गांधीनगर में भी बीजेपी परेशान है, हिली हुई है, क्योंकि गांधीनगर में सरकारी कर्मचारियों का बोलबाला है और इन कर्मचारियों को साहिब की एम्बुलेंस वाली मान्यता से ज्यादा आकर्षण अपनी पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली में दिखता है। आनंद, गोधरा, दाहोद, सब जगह खड़गे साहब का पंजा मजबूत लग रहा है। कांग्रेस ने बड़ी मेहनत की इस इलाके में। उनके शब्दों में उनकी चाय भली कोई नहीं पी रहा हो, लेकिन चाय वाले के यहां भी लोग चाय पीने को अब तैयार नहीं है। लोग कह रहे हैं गंगाजल फिल्म के बच्चा यादव की चाय की तरह साहब की चाय भी बहुत कड़वी लग रही है। लेकिन इन सब के बावजूद किसकी चाय में मिठास है यह भी अभी तक पता नहीं लग रहा। शायद 8 तारीख के पहले पता लग भी नहीं पाएगा। मगर वोटर्स की चुप्पी ने साहब के होश तो फाख्ता कर दिए हैं। सोचिए, जिस गोधरा ने साहब की सियासत को इस लायक बनाया कि वो राज धर्म की नसीहत को भी अनसुनी कर सके, आडवाणी जी को भी किनारे लगा सके, उस गोधरा में भी हालात अनुकूल नजर नहीं आ रहे। दंगों के पोस्टर बॉय अशोक मोची कुछ और ही कहानी बयां करके पहले से ही वेंटिलेटर पर पड़ी बीजेपी को आईसीयू में पहुंचाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बेचारी अंजना ओम कश्यप जब तक एम्बुलेंस का बचाव करती हुई माहौल बनाएगी तो माहौल तो मिडिल क्लास की गिरती हुई आर्थिक स्थितियां, महंगाई, पेपर लीक, किसानों की समस्या, बेरोजगारी ने इतना खराब कर दिया कि बेचारे सरकारी मीडिया वाले, गोदी मीडिया वाले कब तक एसपीजी के घेरे में एम्बुलेंस की तरह अपना कैमरा लेकर घुसते रहेंगे और माहौल बनाते रहेंगे। वैसे असली खेल तो उत्तर गुजरात में हो रहा है, क्योंकि यहां तो भाजपा के दौरे में उनकी पार्टी बहुत आराम की स्थिति में नहीं थी, साहब के दौरे में आराम की स्थिति में नहीं थी। ऊपर से इस बार कांग्रेस ने ओबीसी मुख्यमंत्री और दलित और अल्पसंख्यक समाज के एक एक डिप्टी सीएम का ऐसा नारा उछाल दिया जिसके बाद अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी ओबीसी गो बैक का नारा लगाते हुए सड़कों पर निकलने लगे हैं। ओबीसी और बीजेपी की जुगलबंदी अब चर्चा का विषय बन गई है। जिग्नेश मेवानी भी इसी इलाके से हैं और प्रभावशाली ओबीसी ठाकुर बिरादरी के नेता और कांग्रेस पार्टी के संभावित सीएम कैंडिडेट माने जाने वाले जगदीश ठाकुर भी इसी इलाके से हैं। यह ठाकुर, दलित और मुस्लिम का एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो किसी के लिए भी भेद पाना आसान नहीं है। उत्तर गुजरात के बारे में तो यहां तक कहा जाता है कि यहां तो किस पार्टी का पन्ना प्रमुख किस पार्टी के लिए काम करने लगेगा यह भी कहना मुश्किल है। सारे हालात बहुत टिपिकल है। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि बीजेपी नहीं आएगी या कांग्रेस आएगी, कांग्रेस नहीं आएगी या बीजेपी आएगी। दिल्ली से गए कई पत्रकारों का मानना है कि बीजेपी वहां सरकार बना लेगी, लेकिन मेरा मानना है कि इस बार जो भी सरकार बनाएगा वो 135-140 तक जाएगा, चाहे वो बीजेपी जाए चाहे वो कांग्रेस जाए। आम आदमी पार्टी किसका नुकसान पहुंचा दिया ये आज तक किसी को पता नहीं चल पा रहा। 4-5% वोट कम होने का मतलब है कि गुजरात के अंदर अंडरकरंट बहुत चल रहा है। अहमदाबाद में साहिब के 24 घंटे में 2-2 शो ये बताते हैं। अमित शाह गुस्से में बीच में एक जगह रोड शो छोड़ के चले आए, चर्चा है। हमारे 4 PM गुजरात के स्थानीय संपादक हैं मयूर जानी, और उनका भी कहना है कि नाराजगी बहुत है। तो होता है क्या, हम आपको बताते रहेंगे। देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। गुजरात की खबरें देखनी हो तो 4 PM गुजरात है, दिन भर आपको गुजरात की रिपोर्टिंग मिलेगी। उत्तर प्रदेश खबरों के लिए 4 PM यूपी और बिहार के लिए 4 PM बिहार। यह आपका अपना चैनल है, हम गोदी मीडिया नहीं है। डंके की चोट पे जो सच होगा वो दिखाएंगे। सब्सक्राइब करिएगा, साथ दीजिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।